हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंपनी लॉ का यूनिट 1। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट लाइक बटन और इस वीडियो को अपने सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के थ्रू क्रिएट की गई है और कंपनी की खुद की लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर जो शेयर होल्डर या प्रमोटर हैं कंपनी के, उनकी डेथ हो जाती है या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी कंपनी जो है वो चलती रहेगी। कंपनी के अब खुद की एबिलिटी है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ले सकती है, अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। कंपनी का मतलब है, अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 देखें तो कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंडर बनी हो या कंपनी एक्ट से पहले अगर कोई कंपनी एक्ट कंपनी लॉ था उसके अंदर बनी हो। ठीक है, अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की जो एक साथ आए हैं और फिर उन्होंने कंपनी एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर कराया या फिर कंपनी एक्ट से पहले अगर कोई लॉ था उसके अंडर इसे रजिस्टर कराया है। रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज मैंडेटरी। अगर कंपनी को लीगल रिकॉग्नाइजेशन देनी है तो अगर आपने अगर रजिस्टर नहीं कराई है कंपनी तो आपको लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ दे रखा है, केस लॉ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वर्सेस पुरुषोत्तम दास दुर्गा। देखो केस लॉ आपके बहुत ज़रूरी हैं, आप इन्हें जितना हो सके याद करके जाओ। अगर सारे केस लॉ भी याद नहीं कर सकते हो तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो आप याद कर लो। ठीक है, और ठीक है आपको ईयर याद नहीं हो रहा है, नो इश्यू, बट कम से कम ये नाम जो है वो आप याद करके जाओ और इस केस लॉ में क्या था वो याद करके जाओ। तो इस केस लॉ में यह था कि कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है जिसमें 20 लोग से ज़्यादा है और अगर कोई बैंकिंग है और उसमें 10 लोग से ज़्यादा है तो वो इलीगल है अगर उसे आपने रजिस्टर नहीं कराया तो, और वो फंक्शन नहीं कर सकती कंपनी की तरह जब तक उसे रजिस्टर ना कराया जाए तो। देन नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें ये होता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर या डायरेक्टर से अलग है। कंपनी की एक अलग आइडेंटिटी है अपने शेयर होल्डर या डायरेक्टर से। वो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कोई भी डेट अपने नाम पे ले सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेलमैन वर्सेस सेलमैन एंड कॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड 1897 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये किया, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को स्टैब्लिश किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कंपनी है वो लीगली डिफरेंट है अपने शेयर होल्डर से। लॉ की नज़रों में जो कंपनी है वो अलग है, शेयर होल्डर अलग है। इवन जो सिंगल पर्सन है अगर वो मेजोरिटी ऑफ शेयर भी होल्ड कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक चिंटू नाम का बंदा है, वो उसने ये कंपनी बनाई है, कंपनी का नाम क्या है कुछ भी रख देते हैं, कंपनी का नाम रख देते हैं चिंटू लिमिटेड। ठीक है, अब चिंटू लिमिटेड के जो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, मान लो 90% भी शेयर अगर चिंटू लिमिटेड के चिंटू के पास है ना, स्टिल कंपनी अलग है, चिंटू अलग है, दोनों का अलग अलग स्टेटस है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अनपेड अमाउंट, जितना भी उन्होंने शेयर्स पे अपना पैसा भी पे नहीं किया है सिर्फ उतनी उनकी लायबिलिटी होती है। अगर कल के दिन को कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन आ जाता है, मान लो चिंटू की कंपनी पे बहुत ज़्यादा लोन आ रहा है तो चिंटू से पे नहीं करेगा क्योंकि चिंटू अलग है, चिंटू की कंपनी अलग है। ठीक है, यही बात यहाँ पे की गई थी और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ। मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही डाले, जानबूझ के कुछ ऐसा फालतू केस डाला नहीं है। आप कहोगे हर एक कुछ इंपॉर्टेंट बता रही है, बट सच में इंपॉर्टेंट है। याद नहीं हो रहा है तो क्या था केस लॉ में, बस उतना याद कर जाओ। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड 1961। यहाँ पे मिस्टर ली एंड द कंपनी वॉज लीगल एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसा कोर्ट ने कहा था। और इसीलिए जो मिस्टर ली की जो वाइफ थी, विडो थी, उनको कंपनसेट किया जाएगा अंडर द वर्कर कंपनसेशन लॉ, ऐसा वहाँ पे किया गया था। ये जो केस है इसने लिमिटेड लायबिलिटी जो है उसके बारे में बताया था कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इस वजह से कंपनी और शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज परपेचुअल सक्सेशन। ये कहता है कि जो कंपनी है भले ही उसके मेंबर्स जो हैं वो उनके साथ कुछ भी होता है, उनकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी इनकैपेसिटी हो जाती है, बट ऐसा ये कोई भी चीज़ जो है कंपनी पे इफेक्ट नहीं करेगी। कंपनी जो है वो सेपरेट ही रहे, वो अलग ही रहेगी और कंपनी एग्जिस्ट करेगी, कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगी, भले ही उसके मेंबर की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कंपनी सिर्फ तभी डिसॉल्व हो सकती है जब उसे लीगली डिसॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे केस लॉ है मैकुरा वर्सेस नॉर्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1925 का। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भले ही उसकी ऑनरशिप चेंज हो जाए।
या फिर और अगर कोई भी क्लेम या एक्शन है जो कंपनी के नेम पे हो रखा है तो वो हो गई, वो मेंबर के नेम पे नहीं चलता, कंपनी के नेम पे चलता है। देन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी ने कंपनी के हिसाब से जो लॉ के हिसाब से जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, मतलब वो है तो आर्टिफिशियल, रियल में तो नहीं है, बट वो एक इंसान है, लीगल पर्सन है। वो फिजिकली एग्जिस्टेंस तो उसका नहीं है, बट वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी को भी कोर्ट में स्यू कर सकती है, और अपने वेरियस लीगल फंक्शन वो नेचुरल पर्सन के थ्रू, जैसे डायरेक्टर और मैनेजर है वही कंपनी को चलाते हैं, वो कर सकती है। तो यहाँ पे केस लो है टाटा इंजीनियर वर्सेस लोकोमोटिव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस पढ़ के जा सकते हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपनी की लीगल पर्सन है और कंपनी पे टैक्सेशन लगेगा और वो नेचुरल पर्सन की तरह ही ट्रीट की जाएगी, क्योंकि लॉ की नज़रों में कंपनी भी एक लीगल पर्सन है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यहाँ पे ये था कि जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर सकती है और इन्वेस्टमेंट भी फैसिलिटेट कर सकती है। बट जो प्राइवेट कंपनी है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ऐसे करने से रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे एक और केस है वीपी रागारांज एंड वर्सेस गोपाल कृष्णा 1992। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ के जा सकते हो। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अगर मना कर दी तो ट्रांसफर ऑफ शेयर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा, ठीक है। देन आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे तो क्वेश्चन आना ही है, लिख के ले लो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील, देखो कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है कि जो कंपनी है और उसके मेंबर हैं वो अलग अलग है, वो लीगली सेपरेट है, इसका मतलब ये होता है कॉर्पोरेट वेल का। और प्रिंसिपल जो स्टैब्लिश किया गया था सैलमन वर्सेस सैलमन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1987 में, वहाँ पे ये कहा गया था कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है और अपने शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफिसर से अलग है, जो अभी हमने केस लॉ पर पढ़ा गया। तो कॉर्पोरेट वेल का मतलब सिंपल यही है कि जो कंपनी है, मतलब जो चिंटू है और जो चिंटू की ये कंपनी है वो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट वेल को अब कुछ सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने ये जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इसको डिसरिगार्ड कर दिया, मतलब इसको मना कर दिया और उन्होंने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने का मतलब है कि ये जो बात कही गई कि चिंटू और चिंटू की कंपनी अलग अलग है, इस चीज़ को उन्होंने खंडन कर दिया इस चीज़ का, ठीक है। और कौन कौन से इश्यूज थे जहां पे ये किया गया, अगर कोई भी फ्रॉड और इन्वेजन हुआ है लॉ का, या क्रेडिटर एम्प्लॉय पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी के नाम पे मिसयूज कर रहा है। तो क्या क्या सिचुएशन थी जहां पे कॉर्पोरेट वेल हमारी लिफ्ट हो सकती है। पहला, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, अगर कंपनी का यूज करके कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को छुपाया जा रहा है तो कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे गिलफोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने 1933 का है। ये एक्स एम्प्लॉय था जिसने एक कंपनी बनाई थी ताकि वो नॉन कॉम्पिटेंट क्लॉज को इन्वेड कर सके, और कोर्ट ने फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया था ताकि पहचान सके कि किस पर्सन की ये कंपनी है। इन्वेजन ऑफ टैक्स, अगर टैक्स को चुराने के लिए या टैक्स की लायबिलिटी से अवॉइड करने के लिए आपने कंपनी बनाई है, तो ये इंपॉर्टेंट केस है। दिनशा मैकेंजी पेटेट 1927, यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने 4 कंपनी बना ली थी ताकि वो जो अपना इनकम है वो अलग अलग 4 कंपनी में बांट देते थे और टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कर देते थे। बट इस केस में कंपनी ने क्या कहा कि कंपनी कौन चला, वो कोर्ट ने क्या कहा कि कंपनी कौन चला रहा है ये देखते हैं, और फिर उन्होंने ये जो इनकम थी ये इस पर्सन की पर्सनल इनकम की तरह ट्रीट किया और इस पर टैक्स लिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, अगर नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है तो तब भी हमारा जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट किया जाएगा, जैसे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रीनागु सागर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे कोर्ट ने वेल को लिफ्ट किया था ट्रीट करने के लिए रानू सागर वर्सेस हिंडोला एज अ सेम एंटिटी टू रेगुलेटरी कंट्रोल। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो थी ना वो सेम ही एंटिटी है और रेगुलेटरी मतलब यही बंदा इन सबको चला रहा है। देन एजेंसी और ट्रस्ट रिलेशनशिप, अगर कंपनी जो है वो सिर्फ एजेंट या ट्रस्टी की तरह काम कर रही है अपने मेंबर के लिए, तो कोर्ट देख सकता है कि कौन है उस पर्दे के पीछे, मतलब कौन उस कंपनी को चला रहा है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी करेक्टर, अगर वॉर का टाइम चल रहा है या कोई स्पेशल लॉ है तो उस केस में भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि कहीं कंपनी को कोई एनिमी तो नहीं चला रहा। ये इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि कोर्ट ने देखा कि ये जो कंपनी है वो भले इंग्लैंड में बनी है बट इसको जर्मन शेयर होल्डर कंट्रोल कर रहे हैं जो कि एनिमी है उस कंट्री के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया गया था। देन अवॉइडेंस ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन, जब कंपनी जो है
यूज़ की जाती है, जितनी भी लीगल ड्यूटी है, लायबिलिटी है, उनको घुमाने के लिए, मतलब उनको अवॉइड करने के लिए, तो तब भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो केस लॉ है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रख लेना। देन आता है आपका टॉपिक टाइप ऑफ कंपनीज। कंपनीज जो है कंपनी एक्ट के अंडर अलग अलग टाइप की हैं बेस्ड ऑन साइज, ऑनरशिप, लायबिलिटी, कंट्रोल एंड पर्पस। तो यहाँ पे मैंने डिटेल दे रखी है, चलो पढ़ते हैं। पहला प्राइवेट कंपनी, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में डिफाइन की गई है, कंपनी एक्ट 2013 के। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं कर सकती, अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 200 मेंबर हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग अ करंट एंड फॉर्मल मेंबर। और ये पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकती कि वो उसकी शेयर्स को, सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे उस पर प्रोहिबिट कर रखा है। की पॉइंट क्या है कि मिनिमम 2 मेंबर या एंड 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो अपने सफिक्स में प्राइवेट लिमिटेड या फिर पीवीटी एलटीडी यूज़ करेंगे। और ये सूटेबल होता है उस फैमिली जो क्लोजली हेल्ड बिजनेस होते हैं उनके लिए या फिर फैमिली ऑन्ड इंटरप्राइजेस के लिए। देन पब्लिक कंपनी पे ट्रांसफर ऑफ शेयर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है। ये पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स या सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करने के लिए। और मिनिमम 7 मेंबर और 3 डायरेक्टर यहाँ होने चाहिए। हाँ, तो की पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, इस बात पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। और इनको अपने सफिक्स में एलटीडी या लिमिटेड यूज़ करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कंपनी आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51 से ज़्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 51% गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के ज्वाइंटली हो, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट और पब्लिक कोई भी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो, बस 51 से ज़्यादा शेयर, 51 या 51 से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। अब इस कंपनी को जो जनरल कंपनी लॉ है वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के स्पेसिफिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है जो इंडिया के बाहर बनी हो और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में होना चाहिए, या तो एजेंट हो या वो खुद से हो, बनी भले ही इंडिया के बाहर हो लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और उसकी बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया के अंदर कंडक्ट हो रही होती है, या तो फिजिकली या डिजिटली। और ये जो है ये स्पेसिफिक प्रोविजन जो फॉरेन कंपनी एक्ट की है उनको भी कंपाइल करती है। और इनको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए की है जो ऑपरेट करती है थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देन 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 इसको डिफाइन करता है। 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या है कि इसमें एक ही पर्सन होता है एज एन मेंबर, बस एक पर्सन, ठीक है। और इसे बहुत सारे यहाँ पे इसे जो प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट है वो तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ ये सोल एंटरप्रेन्योर की तरह भी ऑपरेट कर पाता है। और इसकी जो लायबिलिटी रहती है, भले ही देखो जैसे मान लो चिंटू है, चिंटू ने कंपनी बनाई और सिर्फ चिंटू ही इसका मेंबर है, ठीक है, तो उसे प्राइवेट लिमिटेड के जितने बेनिफिट है वो तो मिलेंगे, सोल एंटरप्रेन्योर की तरह वो एक्ट भी कर रहा है, बट चिंटू की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड ही रहेगी। अब इसके की पॉइंट क्या है कि ये जो चिंटू है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब चिंटू कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता, मतलब चिंटू कोई कंपनी नहीं हो सकती है, वो इंसान होना चाहिए जिंदा, और वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अब ये चिंटू जो है वो कोई भी कंपनी चला सकता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी ये नहीं चला सकता। और जब चिंटू का एक से ज़्यादा मेंबर हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में अभी हमने पढ़ा कि 2 मेंबर होने चाहिए और 2 डायरेक्टर होने चाहिए, तो अगर 2 मेंबर या 2 डायरेक्टर हो जाते हैं तो इसको प्राइवेट कंपनी में चिंटू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी नहीं होती है, और अगर स्मॉल कंपनी जो ये को 2 क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं। अगर कोई भी कंपनी, देखो स्मॉल कंपनी पहले बता दो सिर्फ प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। और स्मॉल कंपनी को 2 क्राइटेरिया मीट करने पड़ते हैं। क्या? उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुई होनी चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है पीएनएल अकाउंट का वो 40 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हुआ होना चाहिए। की पॉइंट क्या है कि बहुत सारे कंप्लाइंस और रिलैक्सेशन इन्हें मिलते हैं, जैसे कि बोर्ड मीटिंग इनकी कम होती है, सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनकी होती है, लेकिन ये होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती, ना ही सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, और ना ही कंपनी वो स्पेशल एक्ट से जो गवर्न करती है वो हो सकती है, ठीक है। देन आता है एसोसिएशन कंपनी। एसोसिएशन कंपनी वो होती है जिस पर किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। ये सब्सिडरी तो नहीं होती,
लेकिन इसका मतलब दूसरी कंपनी का इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एटलीस्ट 20% ऑफ जो वोटिंग पावर है वो कोई और कंपनी कंट्रोल कर रहा है, और बिजनेस डिसीजन भी वो दूसरी कंपनी जो है कंट्रोल कर रही है। जैसे कि कंपनी ए, उसने होल्ड कर रखा है 25% शेयर ऑफ कंपनी बी, तो कंपनी बी जो है वो आइसोसेट हो जाएगी कंपनी ए की। देन डोरमेंट कंपनी वो होती है, डोरमेंट वॉल्केनो का नाम सुना है? वो वॉल्केनो जो बिल्कुल ठंडी रहती है और कभी बहुत अचानक से मतलब फूटी तो हुई नहीं होती है, तो वो डोरमेंट होती है। ऐसी डोरमेंट कंपनी वो होती है जो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी हो, कि अभी तो भाई इस कंपनी का कोई काम है नहीं, बट फ्यूचर में शायद कोई काम हो, ठीक है। और ये एसेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड तो करती है, बट इसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता फाइनेंशियल ईयर में। की पॉइंट क्या है कि जो रजिस्ट्रार है उसके पास जाके आपको डोरमेंट स्टेटस लेना पड़ेगा, अगर आप डोरमेंट कंपनी हो तो। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप नहीं कर रहे हो तो डोरमेंट स्टेटस जाके ले लो। और अगर आप डोरमेंट कंपनी हो तो आपको बहुत सारे कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ती। अगर आपको फिर से एक्टिव होना है तो आप जाके अप्लाई कर दो एक्टिव स्टेटस के लिए, आप एक्टिव स्टेटस ग्रांट कर सकते हो और फिर से आप डोरमेंट से नॉर्मल कंपनी बन सकते हो। देन प्रोड्यूसर कंपनी वो होती है जो फार्मर प्रोड्यूसर के थ्रू बनाई जाती है, प्रोडक्शन करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, प्रोसेसिंग, सेलिंग या एक्सपोर्ट करने के लिए, प्राइमरी प्रोड्यूस, ठीक है। इसके की पॉइंट क्या है कि सिर्फ प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूट ही इसका मेंबर बन सकते हैं। इसका एम होता है इस कंपनी को बनाने का ताकि जो फार्मर है, रूरल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना, मतलब फार्मर को एम्पावर करना, रूरल डेवलपमेंट को इन्हांस करना। और ये वर्क करती है कोऑपरेटिव बेसिस पे, बट रजिस्टर्ड होती है एज अ कंपनी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एसोसिएशन नॉट फॉर, तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज रेफर्स टू द कंपनी जो रजिस्टर हो सेक्शन 8 के अंदर ऑफ द कंपनी एक्ट। ये कंपनी ना किसी ऑब्जेक्टिव से बनी होती है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, रिलीजियस चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट या किसी और चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करना। मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी होती, बल्कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ, इनको प्रमोट करने के लिए बनी होती हैं। और ये जो कंपनी है वो अप्लाई कर सकती है प्रॉफिट और इनकम टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी इनका प्रॉफिट या इनकम आ रही है ना, वो जो ऑब्जेक्टिव है, मान लो एक कंपनी बनी है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें एजुकेशन फैलाना है, तो वो अपनी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस प्रॉफिट या इनकम का यूज़ कर सकती है। ये जो कंपनी है वो अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ किसी चीज़ को प्रमोट करना है, तो सारा पैसा वहीं जाता है। देन की करेक्टरिस्टिक क्या है इसके 8 की, चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है। प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर होता है। लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, इन कंपनी को स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये रजिस्टर्ड होती है सेक्शन 8 के अंदर। नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी बताया कि कंपनी अपने मेंबर्स को कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती डिविडेंड का। लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके जो मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, क्योंकि ये कंपनी तो है, भले ही सेक्शन 8 के अंदर है, बट कंपनी है तो कंपनी के जो फीचर्स है वो तो लगेंगे। कैन बी पब्लिक एंड प्राइवेट, ये कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड यूज़ किया जाएगा और पब्लिक है तो लिमिटेड यूज़ किया जाएगा नेम में। लीगल स्टेटस, ये एक लीगल पर्सन का स्टेटस इंजॉय करती है और ये कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट होती है, ठीक है। देन इलीगल एसोसिएशन मतलब होता है कोई भी ग्रुप या एंटिटी जो कंपनी एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन कर रही है, स्पेशली सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। हियर एज पर द प्रोविजन अगर कोई भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप है और उसमें सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा है, तो फिर उसे अगर लीगल होना है तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल कंपनी मानी जाती है। की पॉइंट क्या है, लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर, कोई भी एसोसिएशन जिसके 50 मेंबर से ज़्यादा है और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस से चल रही है तो वो इलीगल मानी जाएगी जब तक वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो जाए या किसी और इंडियन लॉ के थ्रू ना वो बनी हो। लीगल स्टेटस, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर एसोसिएशन इलीगल मानी जाएगी और उसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नो लीगल राइट, ना तो ये किसी को शू कर सकती है, ना कोई इसे शू कर सकता है, और ना ही ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। और इसके जो मेंबर होंगे, क्योंकि ये लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो इसके जो मेंबर होंगे वो खुद से पर्सनली लाइबल होंगे और ये पेनल्टी भी फेस कर सकते हैं। पेनल्टी, अगर कोई भी मेंबर इलीगल एसोसिएशन चला रहा है तो उस पर 1 लाख तक का फाइन लग सकता है और बहुत भी चीज़ें उसे झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसका कि अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसे इलीगल नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भले
भले ही 50 मेंबर से ज़्यादा हो उसमें, भले ही वो प्रॉफिट मोटिव के लिए चल रही हो और रजिस्टर्ड ना भी हो, तो भी उसे इलीगल नहीं माना जाता। अगर कोई एसोसिएशन बनी है लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से बनी है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी, तो वो इस एक्ट के अंदर नहीं आती। मतलब अगर कोई सोसाइटी बनी है और उसका एम प्रॉफिट मोटिव नहीं है और उसमें 50 मेंबर से ज़्यादा है, तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है और इसी के साथ आपका यूनिट 1 खत्म हो जाता है। बाकी के लेक्चर्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।